हेलो गाइस, दिस इज हर्षा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हॉरर हंट पे। तो आज मैं एक साउथ कोरियन हॉरर मूवी द वेलिंग को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दिस मूवी वाज रिलीज्ड ऑन May 2016 एंड इसके डायरेक्टर है ना होंग जिन। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिला है 7.4 आउट ऑफ 10। रोटन टोमेटोज पर इट्स 99% फ्रेश एंड इसकी मेटाक्रिटिक्स रेटिंग है 81%। इस मूवी की कहानी नॉर्मल भूतों की कहानी से थोड़ी अलग है और मुझे ये मूवी काफ़ी पसंद आई। और ये मूवी Amazon प्राइम पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से देख सकते हैं। वैसे मुझे इस मूवी को एक्सप्लेन करने का सजेशन हमारे एक सब्सक्राइबर अभिषेक कुमार ने दिया। अभिषेक, थैंक्स फॉर योर सजेशन, दिस वाज रियली अ नाइस मूवी। तो अब बिना कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें एक जापानीज फिशरमैन दिखाया जाता है जो कि एक नदी के किनारे फिशिंग कर रहा था और मछलियों के चारे के रूप में वो एक वॉर्म यूज करता है। और फिर वहीं से सीन शिफ्ट होता है साउथ कोरिया के पहाड़ों में स्थित एक छोटे से गांव गॉक्सियांग को दिखाते हुए, जहां अर्ली मॉर्निंग हमारा मेन कैरेक्टर जोंगू, जो कि बाय प्रोफेशन एक पुलिस ऑफिसर है, उसकी नींद खुलती है एक फोन कॉल से, जहां उसे एक मर्डर के बारे में पता चलता है जो कि उसी गाँव में हुई थी। और वो उसी वक्त क्राइम सीन पर पहुंचता है जहां हुएंगूक नाम के एक आदमी ने अपने ही परिवार के लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या करके वहीं पर अजीब हालत में बैठा था। उसके पूरे शरीर में रैशेस और फोड़े हुए थे और उसकी आंखें पूरी वाइट हो चुकी थी। उसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, मानो जैसे वो कोई जिंदा लाश हो। वहां से वो पुलिस ऑफिसर्स एक दूसरी जगह जाते हैं जहां इन्वेस्टिगेट करने पे उन्हें पता चलता है कि हुएंगूक ने अपने पहले विक्टिम चो को यहाँ बुलाया और यहाँ पर उसका मर्डर किया। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को बोरी में भरकर अपने घर ले गया और जहाँ उसने अपनी बीवी को भी 20 बार चाकू से स्टैब करके मार डाला। उस घर को इन्वेस्टिगेट करते हुए उन्हें कुछ ब्लैक मैजिक की भी चीजें मिलती हैं, मानो जैसे मर्डर के तुरंत पहले ही वहाँ कोई रिचुअल किया गया हो। वही जोंगू की नजर जाती है एक फ्लावर पे जो कि मुरझा चुका था और दिखने में बिल्कुल ह्यूमन स्कल जैसा दिख रहा था, जो कि काफी अजीब था। फिर अगले सीन में जंगल के अंदर एक हंटर दिखाया जाता है जिसने एक डियर का शिकार किया था और जब वो उस डियर को लेकर वहां से जाने लगता है कि तभी एक पत्थर से वो टकराकर अपना बैलेंस खो देता है और जंगल स्लोपी होने के कारण लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाता है, जहाँ एक बड़े पत्थर से उसके सर में चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आने पर वो अपनी कुछ दूरी पर एक हाफ नेकेड जापानीज मैन को देख पाता है जो कि उसका शिकार किया हुआ हिरन को कच्चा ही खा रहा था। ये देखकर वो शिकारी काफी डर जाता है और थोड़ी ही देर में वो जापानीज मैन उस हंटर के पास आता है जिसकी आंखें एकदम से लाल थी और वो हंटर को मार डालता है। दरअसल जोंगूक का कलीग ओ संग बोक उसे पुलिस स्टेशन में की कहानी सुना रहा था और उसका मानना था कि गांव में हो रहे इन हादसे एंड मर्डर्स के पीछे इस जापानीज मैन का ही हाथ है, जबकि जोंगूक को लगता था कि ये कहानी झूठी है एंड गांव में हो रहे हादसे किसी तरीके की जंगली मशरूम खाने की वजह से हो रही है जिसमें लोग अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस स्टेशन की लाइट्स चली जाती है और उन्हें पुलिस स्टेशन के ग्लास डोर के बाहर एक नेकेड लेडी दिखाई देती है। वो दोनों ऑफिसर्स काफी डर जाते हैं और जब उसे चेक करने के लिए ओसंगबोक बाहर जाता है तो वो लेडी गायब हो जाती है। नेक्स्ट डे रात को जोंगूक फिर से एक क्राइम सीन पर पहुंचता है जहां पिछली बार की तरह ही एक औरत ने अपने पूरे परिवार को जलाकर मार डाला था। वो औरत पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी और वो वहां आए सारे पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक कर रही थी। किसी तरह पुलिसमैन उस पागल औरत को पकड़ लेते हैं और वही जोंगूक की नजर पड़ती है उस जापानीज मैन पर जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, वही फिशरमैन। अगले सीन में जोंगूक की बेटी यूजुन अपने पिता के लिए कपड़े लेकर पुलिस स्टेशन आती है और वहां से वापस जाते वक्त उसका हेयर क्लिप वहीं दरवाजे के पास गिर जाता है और जब जोंगूक उस क्लिप को उठाने जाता है तभी उसे रियलाइज होता है कि आज जिस औरत ने अपने पूरे परिवार को जलाकर मार डाला वो कोई और नहीं बल्कि वही औरत है जिसे उन्होंने पिछली रात अपने पुलिस स्टेशन के बाहर देखा था। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि उस औरत की बॉडी एक पेड़ से लटक रही है और थोड़ी ही देर में काफी सारे पुलिस वहां आ जाते हैं और एक डिटेक्टिव जोंगूक को बताता है कि उन्हें पता चला है कि उस औरत ने अपने पूरे परिवार को जलाने से पहले उन्हें चाकुओं से वार किया और इसके बाद आज उसने खुद भी सुसाइड कर लिया। फिर जोंगू ब्यांग यू नाम के एक आदमी से मिलता है जिसने ओसांग बोक को वो हंटर वाली कहानी बताई थी और इस बार वो जोंगू को बताता है कि ये औरत वही है जिसे कुछ दिनों पहले जापानीज मैन ने सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया था और वो औरत तब से पागल हो गई और रात में नेकेड घूमने लगी। उसके भी पूरे शरीर पे रैशेस और अजीब से इन्फेक्शन हो गए थे और वो हमेशा लोगों को मारने की बातें किया करती। जोंगू ये सारी बातें उस अपने साथी को बताता है
जहाँ वो उसे बांगियों की बातों पर भरोसा ना करने के लिए कहकर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चला जाता है। वहीं उस क्राइम सीन में जोंगुक एक यंग लड़की से मिलता है जो उसे जापानीज मैन के बारे में बताते हैं और कहती है कि वो होस्ट है और वही ये सारी चीज़ें करवा रहा है। और वो लेडी जोंगुक को सावधान रहने के लिए भी कहती है क्योंकि उसका मानना था कि अगर आप बार बार उस जापानीज मैन को देख रहे हैं तो इसका मतलब उसका नेक्स्ट विक्टिम आप ही होने वाले हैं। जोंगुक को लग रहा था जैसे उसे आई विटनेस मिल गई है, मगर कुछ ही देर में वो लड़की गायब हो जाती है और जोंगुक उसे ढूंढता हुआ उस घर के पीछे की तरफ जाता है जहाँ उसे वही जापानीज मैन दिखता है जो कि हिरण का मांस कच्चा खा रहा था। और जोंगुक को देखकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उस पर हमला कर देता है कि तभी जोंगुक की नींद खुलती है अपने घर में और हम समझ पाते हैं कि दरअसल वो एक बुरा सपना देख रहा था। और नींद से जागने पर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी ह्यूजिन काफ़ी बीमार है। गांव में हो रहे सभी घटनाओं की वारदात करते हुए वो पहुंच जाते हैं उसी हंटर के पास जिसकी कहानी ओसंगबोक ने उसे बताया था। उस हंटर का नाम था टाओकी और वो उन्हें उस दिन हुए हादसे के बारे में बताता है कि कैसे वो उस दिन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाया। इस बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो दोनों ऑफिसर ड्योगी को अपने साथ लेकर उस जापानीज मैन के घर ढूंढते हुए जंगल के अंदर जाने लगते हैं। मगर रास्ते में जोर की बारिश शुरू हो जाती है और ड्योगी के ऊपर बिजली गिर जाती है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है और वो दोनों ऑफिसर्स उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां उस हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड में ह्योंगुक एडमिट था जो कि दर्द के कारण चीख रहा था और थोड़ी ही देर में अपने आप ही उसके शरीर के अंदर की हड्डियां टूटने लगी और वो दर्द से तड़पता हुआ वहीं मर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी शॉक्ड रहते हैं और अब जोंगुक और ओसंगबोक को भी लगने लगा था कि ये जापानीज मैन की कहानी शायद सच है। यहाँ दूसरी ओर ह्यूजिन की हालत बद से बदतर होने लगी और उसे एक ही सपना बार बार आता था जहाँ कोई अनजान आदमी उसके घर की दरवाज़ा बार बार खटखटाता है और जबरदस्ती घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। अगली सुबह फिर से ह्यूजिन को दिखाया जाता है जो कि ढेर सारी मछलियाँ खा रही थी और ये काफ़ी अजीब था क्योंकि उसे मछलियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी नानी को उस पर शक होता है और वो जोंगू को किसी अच्छे शमन या तांत्रिक को बुलाने को कहती है क्योंकि उनका मानना था कि शायद ह्यूजिन पर कोई बुरी साया मंडरा रही है। फिर जोंगू, ओसंगबोक और उसका नेफ्यू यांगयेजाम जो कि एक ट्रांसलेटर की तरह उन दोनों ऑफिसर्स की हेल्प करता, वो तीनों जाते हैं जापानीज मैन के घर जो कि जंगल के ठीक बीचों बीच स्थित थे। वहां पहुंचते ही जापानीज मैन के एब्सेंस में वो दोनों ऑफिसर्स अपनी जांच पड़ताल शुरू करते हैं। वहां उन्हें कई सारी तंत्र मंत्र की चीजें मिलती हैं। वहीं उसके एक कमरे में ओसंगबोक को कई सारी तस्वीरें दिखती हैं जो कि उसके विक्टिम्स की थी। उसने अब तक जितने भी परिवारों को अपना शिकार बनाया उसने उन सभी के मरने के पहले और बाद की तस्वीरें ले रखी थी और उनसे ही रिलेटेड कुछ न कुछ चीज़ें भी वहाँ पड़ी थी। ये सब देख के ओसंगबोक बिल्कुल ही हक्का बक्का रह जाता है। थोड़ी देर में ही जापानीज मैन वहाँ पहुँचता है और वो तीनों वहाँ से निकल लेते हैं। वहाँ से वापस आते हुए रास्ते में ओसंगबोक जोंगुक को बताता है कि वो जापानीज मैन ही हत्यारा है और उसने वहाँ जो भी देखा वो एक एक बात उसे बताता और वो जोंगुक की बेटी ह्यूजिन के शूज उसे देता है जो कि उसे उस जापानीज मैन के घर से ही मिली थी। इसका मतलब ये था कि अब उसका अगला शिकार है जोंगू का परिवार। घर पहुंचते ही जोंगू ह्यूजिन से इस बारे में पूछताछ करता है, जूते कहाँ हैं, जापानीज मैन से वो मिली या नहीं, क्या बातें हुई एंड ऑल। बट उल्टा ह्यूजिन अपने पिता पर ही गुस्सा करने लगती है और उसके सवालों का जवाब दिए बिना ही वहां से उठकर चली जाती है। ह्यूजिन का ऐसा बर्ताव उसके परिवार वालों के लिए बहुत ही अजीब था क्योंकि वो अपने घर वालों से बहुत ही प्यार करती थी और उसने पहले कभी भी किसी के भी साथ इतनी रूड तरीके से बात नहीं करा था। उसी रात जब सब लोग सो रहे थे, जोंगू चुपके से ह्यूजिन के कमरे में जाता है और उसकी स्कूल बैग चेक करने लगता है जहाँ उसके एक नोटबुक में अजीब अजीब डिमोनिक चीजें ड्रॉ की हुई थी। ये देखकर जोंगू ह्यूजिन की बॉडी चेक करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि जापानीज मैन के सभी विक्टिम्स में एक चीज कॉमन थी और वो थी शरीर में अजीब से इन्फेक्शंस का। और उसे ह्यूजिन के थाइज में भी वही सेम रैशेस, वही सेम इन्फेक्शंस दिखाई देते हैं। और इतनी ही देर में ह्यूजिन जाग जाती है और जोंगू को काफी बुरा भला कहने लगती, गालियां भी देने लगती है। इसके बाद ह्यूजिन की नानी जोंगू को बताती है कि उसने एक शमन से बात की है और उसने बताया है कि ह्यूजिन के अंदर एक डेमोनिक स्पिरिट आ गई है जिसे उन्हें जल्द से जल्द निकालना होगा वरना वो सबको मार डालेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जोंगू फिर से यांगयेजाम को साथ लेकर जापानीज मैन के घर पहुंचता है और उसके कमरों की छानबीन करते वक्त उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। और जब वो जापानीज मैन से उन फोटोज और बाकी चीज़ों के बारे में पूछता है तो वो उसे कहता है कि उसने उन सब चीज़ों को जला डाला। इससे जोंगू काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे काफ़ी बुरा भला कहने लगता है और उसे वो गाँव छोड़ कर जाने के लिए भी बोलता है।
लेकिन वो जापानीज मैन उसके एक भी बातों का जवाब नहीं देता और उसे ही घूरे जा रहा था। जोंगू का गुस्सा और भी बढ़ने लगा और वो उसके घर की चीज़ों को तोड़ने लगा कि तभी जापानीज मैन का कुत्ता, जो कि उसके घर के बाहर बंधा था, किसी तरह उसकी जंजीर तोड़कर जोंगू पर हमला करता है। मगर जोंगू उसे मार डालता है और जापानीज मैन को भी धमकी देता है कि अगर वो 3 दिनों के अंदर उस गांव को छोड़कर नहीं गया तो उसका भी वही हाल होगा जो उसके कुत्ते का हुआ। और इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जोंगू को दिखाया जाता है जहां उसे काइंड ऑफ टेम्पररी पैरालिसिस हो गया था और उसकी बीवी और सास उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और उसे पता चलता है कि उसे डॉक्टर के पास लाते वक्त उसकी माँ ने ह्यूजिन को उसके नेबर के पास छोड़ दिया है। और ये सुनकर जोंगू तुरंत ही घर जाने के लिए निकलता है और घर पहुंचते ही वो देख पाते हैं कि ह्यूजिन ने अपने नेबर को मार डाला है। थोड़ी देर में ही वहाँ काफ़ी सारे पुलिस आ जाते हैं और ओसंग बुक जोंगू को बताता है कि ये सब उस जापानीज मैन का ही किया कराया है। और जब से वो लोग उसके घर से लौटे हैं, ओसंग बुक को भी अजीब गरीब सपने आने लगे हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देख पाते हैं कि एक शमन जोंगू के घर आया है और वो अपनी झाड़ फूँक की प्रक्रिया करता है जिससे ह्यूजिन तड़पने लगती है और थोड़ी देर में ही बेहोश हो जाती है। यहाँ गांव में एक और वारदात होती है जहाँ पाक चुनबे नाम के एक आदमी ने अपने पूरे परिवार को बहुत ही ब्रूटली मार डाला और दूसरी तरफ शमन जोंगू को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि वो अगले दिन ही तंत्र विद्या से उस जापानीज मैन पर वार करेगा और इस प्रोसेस के दौरान उसे कोई इंटरप्ट नहीं करेगा वरना ये प्रोसेस पूरी नहीं हो पाएगी। वहीं जोंगू से पूछता है कि जापानीज मैन जिंदा है तो वो घोस्ट कैसे बन गया। इसके जवाब में शमन उसे कहता है कि वो काफ़ी सालों पहले ही मर चुका है और अभी वो बहुत ही ताकतवर डीमन में बदल गया है। और जिस तरह फिशिंग करते वक्त मछलियाँ रैंडमली चुनी जाती हैं, हमें पता नहीं चलता कि कौन सी मछली आने वाली है। वो जापानीज मैन भी इसी तरह अपना शिकार रैंडमली ही चुनता है। अगली सुबह जापानीज मैन यहाँ पाक चुनबे की बॉडी को अपने घर ले आता है और शमन वहाँ जोंगू के घर पहुँचकर रात की तंत्र मंत्र की तैयारी करने लगता है और सूरज ढलने के बाद ही शमन अपनी झाड़ फूँक की प्रक्रिया शुरू करता है। वहीं दूसरी ओर वो जापानीज मैन भी अपने घर में कुछ सैटानिक रिचुअल परफॉर्म करता है जिससे यहाँ ह्यूजिन दर्द से चीखने लगती है और अपने घर वालों को ये प्रक्रिया बंद करने के लिए इंसिस्ट करती है। जैसे जैसे यहाँ रिचुअल परफॉर्म किया जाता ह्यूजिन की हालत और भी खराब होने लगती है। थोड़ी देर बाद ही यहाँ जापानीज मैन भी अपने घर में तड़पने लगता है और बेहोश हो जाता है। ह्यूजिन की ऐसी हालत देखकर जोंगू जाकर शमन को बीच में ही इस रिचुअल को परफॉर्म करने से रोक देता है और उसे वहां से भगा देता है। और इस तंत्र मंत्र की प्रक्रिया के बंद होते ही वहां वो जापानीज मैन फिर से होश में आ जाता है और अपने बेड में चला जाता है। और वहीं हमें उसके घर के सामने वो वाइट ड्रेस वाली लड़की फिर से दिखाई देती है और ऐसा लग रहा था मानो जापानीज मैन उस औरत से ही डर रहा हो। ह्यूजिन की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। और अगली सुबह जोंगू अपने कुछ दोस्तों और यांगी सैम को साथ लेकर जापानीज मैन को मारने के लिए उसके घर पहुंचता है क्योंकि जोंगू का मानना था कि अगर वो जापानीज मैन सच में भूत है तो वो उनके मारने के बावजूद भी नहीं मरेगा। यहाँ वो जापानीज मैन इन सब से बचता हुआ जंगल की तरफ भागता है। सारे लोग जापानीज मैन के घर पहुंचकर उसे चारों ओर ढूंढने लगते हैं तो वहीं उन्हें पाक चुनबे दिखाई देता है जो कि एक ज़ॉम्बी में बदल गया था और वो वहाँ आए सभी लोगों पर हमला करता है और यांगी सैम को काटकर घायल कर देता है। वहाँ मौजूद सभी लोग काफी कोशिश करते हैं उसे मारने की बट उस ज़ॉम्बी पर किसी भी हथियार का कोई भी असर नहीं होता और अचानक ही उसकी भी बॉडी की हड्डियां अपने आप ही टूटने लगती हैं और वो खुद ही वहाँ खत्म हो जाता है। कुछ दूरी से ही वो जापानीज मैन सब झाड़ियों के पीछे से छुपकर देख रहा था। बाकी लोगों की नज़र उस पर पड़ते ही वो उसे मारने के लिए दौड़ाते हैं जहाँ दौड़ते दौड़ते वो जापानीज मैन काफ़ी ऊंचाई से नीचे कूद जाता है जिससे सबको लगता है शायद वो मर गया। कि तभी हम उस जापानीज मैन को नीचे देख पाते हैं जो कि अब भी जिंदा था। फिर वो सभी लोग वापस जाने लगते हैं कि तभी उनकी गाड़ी की एक छोटी सी एक्सीडेंट हो जाती है जिससे उनकी गाड़ी से एक आदमी टकरा जाता है। और जब सब लोग गाड़ी से उतरकर उस आदमी को देखने जाते हैं तो वो हैरान रहते हैं क्योंकि वो वही जापानीज मैन ही था। वो सब लोग मिलकर उसे ऊपर से नीचे फेंक देते हैं और उन्हें लगता है शायद वो अब मर गया है। तभी हम देख पाते हैं कि वो व्हाइट ड्रेस वाली औरत जोंगू को ये सब करते हुए देख रही थी। इन सब के बाद जोंगू हॉस्पिटल पहुंचता है जहाँ ह्यूजिन काफी हद तक ठीक हो चुकी थी और उन्हें लगने लगा जैसे उसकी मुसीबत अब टल गई हो और वो ह्यूजिन को अपने साथ घर ले आते हैं। यहाँ यांगी सैम हॉस्पिटल में एडमिट था और अब उसे भी उस जापानीज मैन के नाइटमेयर्स आने शुरू हो गए थे और उसे पुलिस स्टेशन से कॉल करके उसके अंकल ओसंग बुक के घर बुलाया जाता है जहाँ उसने भी अपने पूरे परिवार को मार डाला था और उसके शरीर में भी वही अजीब से इन्फेक्शन हो गए थे। दूसरी ओर शमन जोंगू के घर आता है
जहाँ पहुँचते ही उसके नाक और मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो वहीं वाइट ड्रेस वाली वुमन को देख पाता है जो कि उसे वहाँ से भगा देती है। और वो शमन डर कर वो गांव छोड़कर भागने लगता है और वो जुंगू को बताता है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि वो जिसे घोस्ट समझते थे वो जापानीज मैन वो एक शमन है और वो सबकी रक्षा करना चाहता है और असल कल्प्रिट है वो वाइट ड्रेस वाली लेडी और वही ये सब करवा रही है। यहाँ ह्यूजन अचानक ही घर से गायब हो जाती है और उसे ढूंढते हुए जोंगू घर से बाहर चला जाता है और अपने घर के बाहर ही फिर से वो उस वाइट ड्रेस वाली लेडी से मिलता है और वो उसे बताती है कि जापानीज मैन अब भी जिंदा है और उसे पकड़ने के लिए उसने जोंगू के घर पे एक ट्रैप लगाया है और जोंगू को तब तक अपने घर पे नहीं जाना है जब तक कि मुर्गा 3 बार बाग न दे। वहीं दूसरी तरफ शमन भी जोंगू को कॉल करता है और उसे अपने घर जाकर सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। इस पर वो लेडी कहती है कि शमन की बातों का भरोसा मत करो क्योंकि वो भी जापानीज मैन से मिला हुआ है। इस जगह जोंगू काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। और तब तक मुर्गा भी 2 बाग मार चुका था कि तभी जोंगू नोटिस करता है कि ह्यूजन की एक हेयर क्लिप उस वाइट ड्रेस वाली लेडी के पास है और उसे लगने लगता है कि शमन की बातें सच थी और ये वाइट ड्रेस वाली लेडी ही असली घोस्ट है और यही सबको मार रही है। और अपने परिवार को बचाने के लिए वो अपने घर की तरफ भागता है, जहाँ घर पे इंटर करते ही उसके चौखट पे लगाया हुआ फ्लावर अचानक से मुरझा जाता है और ह्यूमन स्कल में बदल जाता है। फिर हमें यांगी सैम को दिखाया जाता है जहाँ वो अकेले ही सिकल और क्रॉस के साथ उस जापानीज मैन के घर पहुँचता है और उसे ढूंढता हुआ एक गुफा में पहुंच जाता है जहाँ जापानीज मैन अब भी जिंदा था और यांगी सैम उसे अपना असली रूप दिखाने को कहता है और बोलता है कि अगर वो उसे अपना असली रूप दिखा दे तो वो उस जापानीज मैन को अकेला छोड़ देगा। उसकी ये बातें सुनकर वो जापानीज मैन जोर जोर से हंसने लगता है और उसे कहता है कि कौन किसे छोड़ेगा ये उस पर डिपेंड करता है। और फिर एक कैमरा से वो यांगी सैम की तस्वीरें लेने लगता है और आहिस्ते आहिस्ते अपने असली रूप में बदल जाता है जो कि एक भयंकर डीमन था। फिर सीन शिफ्ट होता है जोंगू के घर को दिखाते हुए जहाँ उसके घर के चारों दीवारों पर बस खून ही खून था और वहीं पड़ी थी जोंगू की बीवी और उसकी माँ की लाशें जिसे ह्यूजन ने मार डाला था। ये देखकर जोंगू सदमे में चला जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है और उसे अपनी बेटी के साथ गुजारे हुए सारे हैप्पी मोमेंट्स याद आने लगते हैं और वो वहीं अधमरे हाल में पड़ा रहता है। और हम देख पाते हैं कि वो वाइट ड्रेस वाली लेडी भी जोंगू के घर के बाहर ही बहुत उदास होकर बैठी है। सुबह होते ही शमन फिर से जोंगू के घर आता है और ह्यूजन और उसके घर के अंदर पड़े डेड बॉडीज की तस्वीरें खींचने लगता है और जब वहाँ से वो बाहर निकलकर उन खींची हुई तस्वीरों को अपनी गाड़ी में रखी एक बॉक्स में रखने जाता है तो वो बॉक्स उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है और हमें उस बॉक्स में वो सारी फोटोज दिखाई देती हैं जो कि उस जापानीज मैन के घर पर थी और जोंगू के पूछने पर उसने कहा था कि उसने उन सभी चीज़ों को जला दिया है। यहाँ फिर से हमें जोंगू दिखाया जाता है जो बार बार एक ही बात और आ रहा था कि मैं पुलिस में हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। और यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। इस मूवी की स्टोरी मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि ये मूवी आप भी ज़रूर देखिए। आई एम श्योर आपको भी अच्छी लगेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे सेफ। बाय बाय।